हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम MPSC 1 जो कि इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की बुक है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका 7 चैप्टर हमने जो है स्टार्ट कर दिया था। मेरे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो है मैं कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाती हूँ। आइंदा से मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके लिए जो है वीडियोस अपलोड करती रहूं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने आपको कवर करा दिया है, जिसमें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य जो रिलेशन है इसके बारे में देखा था। आज हम यूरोपीय संघ और भारत का क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज हम भारत और यूरोपीय संघ का जो रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जो यूरोपीय संघ है इसके हिस्ट्री को जान लेते हैं, ताकि जो टॉपिक है ये समझना हमारे लिए जो है आसान हो जाए। यूरोपीय संघ को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली और सफल क्षेत्रीय संगठन माना जाता है, ठीक है। जो यूरोपीय संघ है ये एक क्षेत्रीय संगठन है और ये बहुत शक्तिशाली और सफल क्षेत्रीय संगठन है। जो यूरोपीय संघ है इसमें पहले तो 28 देश थे, ठीक है, जिसमें से जो यूके है वो अलग हो गया। उसके बाद से इसकी जो संख्या है वो 27 है। और यूरोप के जो देश है, जो शक्तिशाली देश है वो इसके जो है पार्ट है। और ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। इस संघ से विकासशील देशों को मदद मिलने की बहुत संभावना है। जो विकासशील देश है जिसकी कैटेगरी में जो है भारत भी आता है, तो जो यूरोपीय संघ है इससे विकासशील देश जैसे भारत, इनको भी मदद मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये जो संघ है इस संघ में इंग्लैंड, फ्रांस, मतलब मोस्टली जो संपन्न देश है, जो विकसित देश है वो इसके पार्ट है, जो परमाणु शक्ति संपन्न है। ये संघ व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापक महत्व रखता है। इसका यूरोपीय देशों और नाटो के सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। जो यूरोपीय संघ है इसका संबंध किन किन के साथ है? यूरोपीय देश, यूरोप के जो शक्तिशाली देश है, इसके अलावा जो नाटो के सदस्य है उसके साथ जो है यूरोपीय संघ का जो है अच्छा संबंध है। आर्थिक दृष्टि से यह इन देशों की व्यापक मदद कर रहा है। जो यूरोपीय संघ है वो अपने सदस्य देशों की जो है आर्थिक मदद करता है। इसकी स्थापना शीत युद्ध के समय हुई थी, पर ब्रिटेन इस संघ का सदस्य नहीं था। जो यूरोपीय संघ है इसकी जो स्थापना है शीत युद्ध के टाइम पर हुई थी, पर उस टाइम पर जब इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन जो है इसका सदस्य नहीं था। 1973 में ब्रिटेन ने जो है इसमें प्रवेश किया और इसके साथ विभिन्न प्रकार के समझौते किए। तो यूरोपीय संघ में ब्रिटेन ने प्रवेश कब किया था? 1973 में। उसके बाद से जो है ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ जो है बहुत सारे समझौते किए थे। यह संघ 1957 से ही व्यापारिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों को मदद कर रहा है। जो यूरोपीय संघ है ये जो है 1957 से ही कार्यरत है। 1957 से ही जो है व्यापारिक क्षेत्र में अपने सदस्य राष्ट्रों की जो है मदद करता आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई। तो अब हम करेंगे इसकी स्थापना की बात। जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना 1951 में पेरिस की संधि और 1957 में रोम की संधि हुई थी। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और रोम इटली की, ठीक है। तो दो संधियां हुई थी, 1951 में पेरिस की संधि और 1957 में रोम की संधि हुई थी, ठीक है। इन दोनों संधियों के चलते ही जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। सबसे पहले हम पेरिस संधि की बात करते हैं। 1951 में पेरिस संधि हुई। इस संधि के तहत यूरोप में कोयला और स्टील उद्योग को बढ़ाने के लिए यूरोपियन
कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई। ठीक है, 1951 में जो पेरिस की संधि हुई थी, इस संधि के तहत यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी ताकि यूरोप में कोयला और स्टील के उद्योग को बढ़ाया जा सके। जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी तब इसका नाम यूरोपीय संघ नहीं था बल्कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी। ठीक है, और इस कम्युनिटी में सदस्य कौन कौन से देश थे? वो थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम। इन 6 देशों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जब ये संधि जो है सफल हुआ, इसी से प्रेरित होकर, इसकी सफलता से प्रेरित होकर 1957 में रोम की संधि की गई थी और इस रोम की संधि के तहत यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, इसका नाम बदलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है कर दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। 1951 में फ्रांस की संधि हुई थी जिसके तहत 6 देशों ने मिलकर जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की थी। ठीक है, और इस जो 1951 की जो संधि हुई थी, इसकी सफलता से प्रेरित होकर इन 6 देशों ने 1957 में रोम की संधि की थी और इस संधि में इन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है कर दिया था। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1973 में यूके, आयरलैंड और डेनमार्क जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के जो है सदस्य बने थे, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्य बने थे 1973 में। कौन कौन? यूके, आयरलैंड और डेनमार्क। इसके बाद 1981 से 86 के बीच में पुर्तगाल, स्पेन और यूनान भी जो है इसमें शामिल हो गए। उसके बाद हमारा आता है मैस्ट्रिक्ट संधि, जो कि कब की गई थी? जो कि की गई थी 1992 में नीदरलैंड में। ठीक है, इस संधि के तहत क्या किया गया था? ये जो संधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। ये संधि महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि इस संधि के तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मैस्ट्रिक्ट संधि जो कि 1992 में हुआ था, इस संधि के तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपीय संघ किया गया था। इसके अलावा इस संधि के तहत क्या किया गया था? इसके अलावा इस संधि के तहत यूरोपियन यूनियन में एक ही मुद्रा मतलब यूरो का जो है चलन शुरू किया गया था। वैसे तो ये संधि जो है 1992 में हुई थी, पर यह संधि लागू कब हुई थी? इस संधि को 1 नवंबर 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना वर्ष है वो कब माना जाता है? वो 1993 को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैस्ट्रिक्ट संधि है इसको जो लागू है वो 1993 में किया गया था। भले ही 1992 में जो है ये संधि की गई थी, पर इसे जो लागू है वो 1993 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय संघ में 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुए। फिर 2004 में जो है नाइस ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के तहत जो है यूरोपीय यूनियन का जो है सबसे बड़ा विस्तार हुआ। मतलब नाइस ट्रीटी के तहत यूरोपीय यूनियन में जो है बहुत सारे देश, एक साथ 10 देश जो है इसमें शामिल हुए। और ये 10 देश कहाँ के थे? ये जो 10 देश थे वो पूर्वी यूरोप के थे। ठीक है, और इन 10 देशों में अधिकतर देश वो थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे।
इसके अलावा जनवरी 2007 में पूर्वी यूरोप के ही 2 देश और कौन कौन से, रोमानिया और बुल्गारिया भी इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ। इस प्रकार यूरोपीय यूनियन में कुल मिलाकर कितने सदस्य देश हो गए, टोटल मिला के 28 सदस्य देश हो गए, जिनमें से 9 देश जैसे बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूके, ये जो 9 देश है ये यूरो का उपयोग नहीं करते हैं, इनकी अपनी खुद की मुद्रा है। बट इनके अलावा जो बाकी देश है जो मैंने आपको बताया 28, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूके अलग हो गया है, तो अब बचे 27। तो 27 देशों में से अगर इन 9 कंट्रीज को छोड़ दे तो बाकी जितने भी देश बचे हैं वहां पे जो है यूरो का चलन होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यूरोपीय यूनियन के जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका क्या क्या लक्ष्य है? यूरोपीय यूनियन के सभी नागरिक, जो यूरोपीय संघ है वो अपने सभी नागरिकों के लिए शांति, उनके मूल्य और कल्याण को जो है प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक बहिष्कार और मतभेद को समाप्त करना, इनका एक और लक्ष्य है सामाजिक बहिष्कार और मतभेद को जो है समाप्त करना। जो भेदभाव होते हैं या फिर किसी का अगर सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो इन चीजों को जो है समाप्त करना। इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना। यूरोपीय संघ में जितने भी देश है उनकी जो संस्कृति है या जो भाषाई विविधता है उसका सम्मान करना। एक जो है मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो हो, मतलब एक ही मुद्रा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूरोपीय यूनियन है इसमें 9 कंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी कंट्री है सारे जो है एक ही मुद्रा का यूज करते हैं जो कि यूरो है, तो ये भी एक इसका लक्ष्य है। इसके अलावा जो यूरोपीय संघ है वो सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार, ठीक है, एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित है। जो यूरोपीय संघ के जो सदस्य राष्ट्र है वे जो है अपना संतुलित आर्थिक विकास करना चाहते हैं, पूर्ण रोजगार देना चाहते हैं अपने सभी नागरिक को और अपना जो समाज है उसको जो है प्रगति के पथ पर लाना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आंतरिक सीमा के बिना, मतलब जितने भी देश है इसमें किसी भी प्रकार की जो है सीमा हो इसके बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने इसकी थोड़ी हिस्ट्री और इसके जो लक्ष्य है वो देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जो यूरोपीय संघ है उसका भारत के साथ कैसा कनेक्शन है। ठीक है, वैसे यूरोपीय संघ जो है बहुत बड़ा जो है एक बाजार है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है जो कि भारत की जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, आर्थिक रूप से भारत की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, इसीलिए जो है भारत यूरोपीय यूनियन से जो है संबंध स्थापित करना चाहता है। ठीक है, बट जो यूरोपीय यूनियन है और जो भारत है इनके बीच में कुछ बातें हैं जिन पर जो है मतभेद है। जैसे कश्मीर वाला मुद्दा है, खैर वो तो खत्म हो चुका है, बट जब यूरोपीय यूनियन बना था उस टाइम पे जो है ये मुद्दा था। तो कुछ ऐसे और भी रीजन है जिनकी वजह से जो है इनमें जो है मतभेद था। सबसे पहले हम कश्मीर के मुद्दे को ही लेते हैं। तो कश्मीर की समस्या, तो जो कश्मीर का जो मामला है इसके बारे में यूरोपीय संघ के जो सदस्य राष्ट्र है इनका कहना है कि जो कश्मीर का मामला है इसका समाधान करने का उत्तरदायित्व जो है वो अमेरिका का है। यूरोपीय समुदाय पूर्व में कश्मीर समस्या के समाधान को अमेरिका, जो यूरोपीय समुदाय है वो उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि ये जो कश्मीर का समस्या है इसके समाधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमेरिका का है और इस समस्या का समाधान जो है वो अमेरिका करेगा और जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसका समाधान हो जाना चाहिए। जो यूरोपीय संघ है वो कश्मीर को ना तो भारत का हिस्सा मानता था और ना ही जो है वो पाकिस्तान का, कश्मीर को जो है वो विवादित क्षेत्र मानता है।
ठीक है। उसके बाद आतंकवाद की समस्या आती है। तो जो यूरोपीय संघ है उनका कहना है, जो मतलब उसके जो सदस्य राष्ट्र है उनका मानना है कि जो ये आतंकवाद की समस्या है ये समाप्त तो होना चाहिए, पर ये जो आतंकवाद की समस्या है इसके लिए जो है पूरी तरीके से जो है यूरोपीय संघ जो है वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। जो यूरोपीय संघ के जो सदस्य राष्ट्र है उनका कहना है कि ये जो आतंकवाद की समस्या है इस समस्या का समाधान जो है दोनों राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र जो है आपस में जो संयुक्त प्रयास करेंगे उसके बाद ही होगा। तो दोनों राष्ट्र को जो है संयुक्त रूप से प्रयास करके इसकी ये जो समस्या है इसका समाधान करना चाहिए। मानव अधिकार की समस्या, पाकिस्तान के दुष्प्रचार के कारण पाकिस्तान ने जो है भारत के खिलाफ बहुत सारे दुष्प्रचार करे थे, जिसके कारण जो यूरोपीय संघ है इनके जो सदस्य राष्ट्र है इनके मन में जो है ये भावना फैली है कि कश्मीर में भारत ने जो है मानव अधिकार का हनन किया है। आतंकवाद की समस्या का समाधान मानव अधिकार के हनन द्वारा नहीं बल्कि उचित ढंग से सोच समझकर किया जाना चाहिए, ये यूरोपीय संघ के जो सदस्य राष्ट्र है उनका मानना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा आता है परमाणु समस्या। जो यूरोपीय संघ है ये चाहता है कि परमाणु अस्त्र का जो है निषेध होना चाहिए और भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर जो है हस्ताक्षर कर देना चाहिए, ये यूरोपीय संघ का मानना है। जब 1998 में भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया तो यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य राष्ट्र है उन्होंने जो है भारत की जो है कड़ी निंदा की थी, पर जापान और अमेरिका की तरह जो है यूरोपीय संघ ने भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। यूरोपीय संघ के जो देश है वो G8 मतलब ग्रुप 8 के भी सदस्य है, इसलिए परमाणु मसले पर उन्होंने सुरक्षा परिषद का साथ दिया। इसलिए परमाणु अस्त्र को समाप्त करके मानव जाति के उत्थान और आर्थिक प्रगति के लिए शांतिपूर्ण वातावरण का विशेष महत्व हो गया। जो यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र है उनका कहना है कि जो परमाणु हथियार है ये समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इनका जो समाप्त होना है वो मानव जाति के उत्थान के लिए और उनकी आर्थिक प्रगति के लिए और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए अच्छा है, इसलिए परमाणु अस्त्र का निषेध होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में जो है किस बात के लिए मतभेद है, ठीक है, या किन प्रॉब्लम की वजह से जो है संबंध अच्छे से जो है स्थापित नहीं हो पा रहे। 1962 में भारत की जो नजर है सबसे पहले इस संघ पर पड़ी थी, ठीक है, और इस संघ की उपयोगिता को देखकर भारत जो है प्रथम एशियाई देश के रूप में इसको मान्यता प्रदान किया और उसी समय से भारत इस संघ का जो है सदस्य बनना चाहता था, परंतु कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो है भारत जो है इसमें शामिल नहीं हो सका। अब प्रॉब्लम क्या क्या थी कि भारत जो है 1962 में भी जब भारत की नजर इस संघ पर पड़ी उसके बाद भी जो है भारत इसका जो है सदस्य क्यों नहीं बन सका या इसमें शामिल क्यों नहीं हो सका, इसके कुछ कारण हैं जो कि इस प्रकार है। इस संगठन में शीत युद्ध के काल के पश्चिमी गुट के समर्थक सदस्य देश थे, क्योंकि हम सबको पता है शीत युद्ध में जो है भारत की क्या पोजीशन थी। जो भारत के नेता है इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। भारत किसी भी पक्ष में नहीं था, ना तो सोवियत संघ के पक्ष में था ना तो अमेरिका के पक्ष में था। भारत जो है गुट निरपेक्ष देश था। तो सबसे पहले भारत के लिए यही प्रॉब्लम थी कि ये जो संगठन है यूरोपीय संघ में जो है पश्चिमी गुट के समर्थक देश थे। इसके अलावा इंग्लैंड इसका सदस्य उस टाइम पे नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित और समाजवादी व्यवस्था थी और वे पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे। इस गुट के देश भारत की समस्या में जो है दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके अलावा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जैसे ही शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आया। बहुत से देश जो है इसमें मतलब बहुत सारे देश जो है धीरे धीरे सोवियत संघ नहीं यूरोपीय संघ में जो है शामिल होते गए। इसलिए 1983 में
भारत भी इस संघ की बैठक, इसलिए जैसे जैसे धीरे धीरे शीत युद्ध की जो है समाप्ति हो गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे जो देश है वो यूरोपीय संघ से जुड़ते गए, तो भारत को भी मौका मिल गया। तो भारत ने भी 1983 से जो है इस संघ की जो बैठक है, वार्ता, अधिवेशन आदि में जो है भाग लेने लगा। ठीक है, और भारत जो है अपनी समस्या को इस संगठन से जो है के सामने रखने लगा, ताकि इस संगठन के जो सदस्य राष्ट्र है वो भारत की समस्या से परिचित हो। ठीक है, और भारत ने जो है इस संघ के साथ जो है धीरे धीरे संधि भी की, जिससे क्या हुआ कि भारत का और यूरोपीय संघ का जो संबंध है वो धीरे धीरे जुड़ता चला गया। 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्राथमिक देशों में भारत भी शामिल थे। मतलब 1962 से ही जो है भारत जो है यूरोपीय संघ के साथ जो है संबंध स्थापित जो है करना स्टार्ट कर दिया था। भारत में यूरोपीय देशों के साथ 1973 से 1983 में समझौता किया। जो भारत है, भारत ने जो यूरोपीय संघ है, जिसका नाम जो है बदल बदल कर रखा गया था, ठीक है, तो इन देशों के साथ जो है इस संगठन के साथ जो है 1973 में और 83 में जो है भारत ने समझौता किया। ठीक है, पहला समझौता 1973 में हुआ था, दूसरा 1983 में, और तीसरा समझौता 1994 में हुआ था। 1991 से भारत अपने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना रहा है। जैसे कि हमको पता है कि 1991 से जो भारत है इसने उदारीकरण की नीति जो है अपनाई थी, अपने देश के बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया था। इसके अलावा 1993 में जो है औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी के साथ जो है भारत ने 1994 में यूरोपीय संघ के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और दोनों देशों के मध्य, मतलब यूरोपीय संघ और भारत के मध्य जो है इसी टाइम से जो है व्यापक राजनीतिक अंतर संबंधों के द्वार खुल गए थे। 90 के दशक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक रूप से व्यापार और वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुआ। 90 के दशक से ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच में जो है व्यापार से संबंधित जो संबंध है वो स्थापित होने लगा था, और इसमें वृद्धि भी हो रही थी। ठीक है, 2001 में दोनों पक्षों के बीच व्यापार लगभग 25.2 अरब यूरो का हो गया, जो कि उस टाइम पे हमारे कुल निर्यात का 26% और कुल आयात का 25% था। ये जो आंकड़े हैं ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है ये आंकड़े ही जो है वो ज़्यादा काम आते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे अच्छे से तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये जो वीडियो है इसकी PDF भी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जो है इसकी PDF जो है ले सकते हैं। यूरोपीय संघ और भारत की कार्यनीति साझेदारी पर 2004 में हस्ताक्षर किया गया। 2004 में भी कार्यनीति साझेदारी पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। 2005 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था यूरोपीय संघ का, इसमें भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है कार्य योजना, मतलब बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी आपस में मिलकर काम करने की। ठीक है, कुछ साझे जो है लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और विकास परक सहयोग के क्षेत्र में जो है सहयोग के अनेक आयाम प्रस्तुत किए गए थे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एक दूसरे के सहयोग से जो है उन चीजों को अंजाम देने के, उन कार्यों को जो है पूरा करने की जो है बात कही गई थी। उसके बाद जो 2005 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में जो जो टॉपिक्स उठाए गए थे, जिन जिन टॉपिक्स पर जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करने की बात की गई थी, इसकी समीक्षा करने के लिए 2008 में भी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इस सम्मेलन में शांति, व्यापार, सतत विकास, अनुसंधान और
तकनीकी तथा जनता की पारस्परिक और सांस्कृतिक संबंधों के विनिमय को बढ़ावा देने पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। यूरोपीय संघ भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत 2016 में यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ठीक है, 2017-18 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय जो व्यापार है वो लगभग $76.90 बिलियन था, जिसमें भारत का जो निर्यात है वो 30.35 बिलियन था और यूरोपीय यूनियन से जो भारत का निर्यात था वो लगभग 46.55 बिलियन था। अप्रैल 2000 से जून 2017 तक यूरोपीय संघ के राष्ट्रों से भारत को जो एफडीआई, भारत की तरफ जो एफडीआई का प्रभाव होता था वो 83.7 बिलियन था। भारत में लगभग 6000 यूरोपीय संघ की कंपनियां कार्यरत है, जो कि 6 मिलियन से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो रोजगार प्रदान कर रही है। व्यापारिक संबंधों में वृद्धि के लिए भारत और यूरोपीय संघ ने 2007 में जो है द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश समझौता, जिसे BTIA कहा जाता है, इस पर जो है बातचीत शुरू की थी। ठीक है, और जो है बहुत चरणों में ये वार्ता की गई थी, पर ये जो वार्ता है वो सफल नहीं हुई। ठीक है, सेवा, कृषि, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में जो है बाजार के मुद्दों पर भारी मतभेद है। मतलब ये जो BTIA है ये जो है सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि भारत के लिए यूरोपीय संघ का जो है क्या महत्व है। तो सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की नीति अपनाई है। भारत की जो विदेश नीति है इसमें जो है आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के साथ आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की नीति अपनाई गई है। इसीलिए जो भारत है वो चाहता है कि यूरोपीय संघ के साथ मिलकर आर्थिक क्षेत्र में आदान प्रदान की नीति जो है अपनाई जाए और यूरोपीय देश के आर्थिक विकास का जो लाभ है उसको उठाया जाए, क्योंकि ये जो यूरोपीय संघ है इसमें बहुत सारे जो देश है वो संपन्न है, अधिकतर विकसित देश है, शक्तिशाली है। व्यापारिक सहयोग। जो भारत है इसको हम विकसित देश तो नहीं कह सकते, ये विकासशील देश है। तो इसीलिए जो भारत है इसने व्यापारिक क्षेत्र में खुले दरवाजे की नीति अपनाई थी। जब हमने जो है उदारीकरण की नीति अपनाई थी तब हमारे देश की जो हालत है वो बहुत ही कमजोर थी, आर्थिक रूप से हमारा देश जो है बहुत पिछड़ा हुआ था। ठीक है, तो भारत जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था, इसीलिए जो है भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी और उस टाइम पर जो है भारत चाहता था कि जो यूरोपीय संघ है वो भारत में जो है पूंजी का जो है निवेश करे। ठीक है, इस चीज के लिए भी जो यूरोपीय संघ है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था और अब भी रखता है। आतंकवाद। भारत यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंध स्थापित कर भारत में पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद की वास्तविकता को प्रदर्शित करना चाहता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश भारत में आतंकवाद की वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं। मानव अधिकार। भारत के विरोधी देशों ने यह प्रचार कर रखा है कि भारत कश्मीर में मानव अधिकार का हनन कर रहा है। इसीलिए भारत चाहता है कि वह यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंध स्थापित करके पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में जो मानव अधिकार का हनन किया गया है इस चीज की जो वास्तविकता है उसको उजागर करें। ठीक है, इसके अलावा है परमाणु नीति। भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तब यूरोपीय संघ के जो राष्ट्र है उन्होंने भारत की जो है निंदा की थी। तो इससे तो भारत जो है यूरोपीय संघ के साथ संबंध स्थापित करके ये स्पष्ट करना चाहता है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन आदि देश परमाणु शक्ति संपन्न है तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न होने से क्यों रोका जा रहा है या उसकी जो निंदा है वो क्यों की गई। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत और
यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक और व्यापारिक असंतुलन। आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से जो भारत और यूरोपीय संघ है, इन दोनों के बीच में जो असंतुलन है वो क्या है? तो जो भारत और यूरोपीय संघ है, इनके बीच में जो व्यापार है वो संतुलन में नहीं है, असंतुलित मात्रा में है। जो भारत है वो यूरोपीय संघ को अपने प्रति जो है आकर्षित उतना नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से भारत को जो है यूरोपीय संघ का जो बाजार है उसका अधिक से अधिक फायदा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत यूरोपीय बाजार का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। और जो भारत का 3/4 व्यापार है वो सिर्फ जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और बेल्जियम के साथ ही होता है, जिस वजह से भारत जो है इस चीज का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा। भारत यूरोपीय व्यापारिक संघ को कुछ सीमित वस्तुओं का ही निर्यात करता है। इसके कारण जो है भारत बड़ा निर्यातक बनकर जो है यूरोपीय संघ के समक्ष जो है उभर कर नहीं आ पाया है। ठीक है, इसके अलावा यूरोपीय संघ और भारतीय व्यापारिक विवाद, यूरोपीय संघ और जो भारत के बीच में जो व्यापार है इसमें क्या क्या विवाद है इसके बारे में हम जानेंगे। भारत को यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करने में जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारे जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध के कारण कुछ निश्चित भारत पर जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ निश्चित सामानों को जो है निर्यात करने की जो है अनुमति है, जिससे भारत को निर्यात करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यूरोपीय संघ जो है संरक्षणवाद को महत्व देता है और भारत को बराबरी पर लाने को तैयार ही नहीं है। संरक्षणवाद के कारण जो है बहुत सारी चीजों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस वजह से भारत को जो है यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के साथ जो है व्यापार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सामानों की गुणवत्ता है, इसके आधार पर जो यूरोपीय संघ है वो भारत पर दबाव डालता है, जिसके कारण भारत यूरोपीय संघ के साथ जो है अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक जो है व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा। यूरोपीय संघ मानव अधिकार, वन्य पशुओं की निर्मम हत्या, बाल श्रम, शोषण आदि जो मानक है, इन मानकों के आधार पर भी जो है इन दोनों का जो संबंध है, मतलब भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो संबंध है, इस पर जो है प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये चैप्टर हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है।